हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का एमसीक्यू। तो यहाँ पर जो है हम ऑलरेडी जो अपनी यूनिट सेकंड तक कवर कर चुके थे और भी हमने जो एमसीक्यू सारा कुछ कवर कर लिया था। तो वो सारी वीडियो जो है हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट की, वहाँ जाके आप उन एमसीक्यूज को देख सकते हैं। बाकी जो हमारी आज की यूनिट है वो हमारी यूनिट 3rd और इसका जो हमारा नाम है वो हमारा क्या है, कोर्स डिस्पर्जन। तो अभी हमने कल परसों में ही जो है इसका हमने सिलेबस वाला सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर किया था। तो बस सिंपल सी बात है कि आप उन वीडियोस को नहीं देखा उनको आप जाके देख लेना, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी एमसीक्यू जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने पहले इसका सिलेबस कंप्लीट कराया थ्योरी, उसके बाद अब मैं जो है इसकी एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो बात करें यहाँ पर तो आपके लिए टोटल 50 एमसीक्यूज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और ये सभी के सभी हमारे पीसीआई के अकॉर्डिंग है। और वैसे मैन देखा था तो ये मैंने जो है AKTU के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जिसके अभी जो ऑनलाइन एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करें बाकी तो ये हमारा जो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो ये हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम जो AKTU को उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, फिर हमारे GPAT, नाइपर और जितने भी हमारे फार्मेसी एग्जाम्स हैं उन सभी में ये हमारे जो है काम आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपके सामने जहां मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर आपको करना क्या है कि आपको ये क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, फिर आपको जो है वीडियो को पुश करके और इस क्वेश्चन को गैस करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इस तरह आपको सारे क्वेश्चन को करना है। बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट्स में लिख के बताना है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स डिस्पर्जन इज इन द रेंज ऑफ। तो कोर्स डिस्पर्जन जो हमें हमने पढ़ा था उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल साइज है, हमारा सस्पेंशन है या डिस्पर्जन है, उसके अंदर जो हमारी ये पार्टिकल साइज है, इन पार्टिकल साइज का साइज कितना होता है ये आपको यहाँ बताना है। तो आपने बहुत जगह ये तो लिखा देखा होगा कि ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, लेकिन इसकी एक लिमिट भी होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। यानी कि अगर सिंपल बोले तो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक इसकी जो है हमारे पार्टिकल साइज की रेंज होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, डेट डेट डैश इज आ कोर्स डिस्पर्जन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा कोर्स डिस्पर्जन है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, कोर्स डिस्पर्जन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला हमारा था सस्पेंशन और दूसरा हमारा था इमल्सन। तो इस इमल्सन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा कि इमल्सन हमारा क्या है, कोर्स डिस्पर्जन है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज द हेट्रोजीनियस बाइफेसिक सिस्टम। सिंपल सी बात है, सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनियस बाइफेसिक सिस्टम होता है कंटेनिंग सॉलिड फेस डिस्पर्जन एंड इनर। तो एक तो हमारा सॉलिड हो गया। अब हम सिंपल जानते हैं कि हमारी 2 चीज़ें थी। जो हमारा इमल्सन है उसमें क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो हमारे लिक्विड में डिसॉल्व होता है, और लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है इसमें क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है वो हमारे लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। तो इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कंटेनिंग सॉलिड फेस डिस्पर्जन इन अ लिक्विड फेस। तो आप लोग सोचिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका लिक्विड फेस होगा, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। फोर्थ हम यहाँ क्वेश्चन समझते हैं, क्लोरामेफेनिकॉल इज आ डेड डेड डैश इन टेस्ट एंड कैन नॉट बी गिवन इन लिक्विड डोज फॉर्म। तो ये हमारा एक ड्रग है और इसका क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, विटर इन टेस्ट, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा विटर होता है टेस्ट में। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आता है, डेट डेट डैश इज अ क्राइटेरिया फॉर अ गुड सस्पेंशन। तो गुड सस्पेंशन के लिए इसमें से हमारी कौन सी कंडीशन वेरीफाई करती हैं। तो आप जब स्टडी करेंगे तो हमारी तीनों की कंडीशन वेरीफाई करते हैं कि भाई केक फॉर्मेशन नीचे नहीं होना चाहिए वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। भाई दवाई है, इसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह आएंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे, और इसमें थिक्सोट्रॉफी वाला फंक्शन होना चाहिए जिससे वो क्या करे कि बाहर से थोड़ा बॉडी में जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 6 हमारा यहाँ पर आता है, जिंक इंसुलिन इंजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटली गिवन प्रोलॉन्ग यूज। यानी कि आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारा जिंक इंसुलिन इंजेक्शन है वो हमारा एक्चुअल में क्या है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, सिरप है, एलिक्सर है, और एक और इसका टर्म क्या है कि जो हमारा प्रोलॉन्ग यूज के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात आप लोग सोचिए, पर इसका राइट आंसर क्या है, वो हमारा क्या है, सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन है ये चीज़ हमारी क्या करेगी, प्रोलॉन्ग यूज करेगी और हमारी डिपोर्ट हो जाती है साइट ऑफ एक्शन पे। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। 7th हमारा क्वेश्चन आता है, टू अचीव थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी सॉलिड पार्टिकल में सस्पेंशन इज नोन एज। तो स्टेबिलिटी को अपनी गेन करने के लिए पार्टिकल हमारे यहाँ पर क्या करते हैं। तो इसके लिए आप छोटी सी ये कहानी समझो कि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनके साइज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इनका साइज रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अब इसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये मैंने वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर किया था थ्योरी वाली वीडियो में। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि यहाँ पर अब इसकी जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही हमारी यहाँ पर जो है सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ती है, इसका सिंपल सा फंडा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, यानी कि
आप रिवर्सिबल मान लो कि अगर आपकी एनर्जी बढ़ गई तो आपकी जो है स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर क्या है कि टू अचीव द थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी करने के लिए क्या है कि ये पार्टिकल जो अनस्टेबल होगा ये क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो इनका ये साइज सरफेस एरिया बढ़ गया था इसको क्या करते हैं, अगेन वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ये जितने भी हमारे पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को इकट्ठा करके एक इस तरह के एक फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं। और ये हमारे जो फ्लोक्यूल्स बन जाता है इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया कम हो गया और अगेन क्या हो जाएगा, इनकी फिर सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाएगी और ये पार्टिकल हमारे फिर से स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पे फ्लोक्यूलेटेड होगा। और ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में आने वाली है। 8th हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पेरेंटल सस्पेंशन में प्रोवाइड प्रोलॉन्ग एक्शन क्रिएटिंग डेट। तो अभी इसके बारे में हमने पढ़ाया था, सस्पेंशन हमारे क्या करते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं हमारे साइट ऑफ एक्शन पे और इसकी वजह से हमको क्या है, प्रोलॉन्ग एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। 9th हमारा आता है, एंटीबायोटिक अनस्टेबल इन एक्वस फेज आर फॉर्मुलेटेड। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो इसकी सिंपल कहानी ये है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपके लिए ये जो ऑप्शन है ना 4, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो आप पहली लाइन यहाँ पर पढ़ो, क्या है कि एंटीबायोटिक अनस्टेबल इन एक्वस फेज, यानी कि जो हमारा एक्वस फेज है, यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम एक्वस यानी कि पानी के जो फेज का होगा उसमें हमारी एंटीबायोटिक क्या है, अनस्टेबल है। ये आप समझ गए। अब इसमें पूछा है कि जब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे सस्पेंशन को, तो इसमें से हम क्या कौन सा व्हीकल लेंगे, यानी कि व्हीकल क्या होता है, हमारा एक डिस्पर्जन मीडियम है। तो आप सोचिए, पहला हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक तो भाई पानी के नेचर का हो गया, पानी लविंग होंगे, वाटर लविंग। एक्वस भी हमारा पानी हो गया और पोलर भी हमारा क्या होता है, वाटर नेचर का होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस, क्योंकि भाई पानी में ये क्या है, अनस्टेबल है हमारा इन एक्वस फेज। तो इसका आप क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन एक्वस। अब हम 10th यहाँ क्वेश्चन समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन वाई रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्जन में फेक इट थर्मोडायनेमिकली। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो पार्टिकल साइज को क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस कर देते हैं और पार्टिकल साइज रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाता है कि अब ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ गई और उससे वो बढ़ने की वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। 11th हमारा आता है, डेट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइट ब्लफी एग्रीगेटेड हेल्थ वेदर। कई बार जो आपको एमसीक्यूज में कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं उसी के बेस पर आपको जो सारे आंसर मिल जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ याद हो, यहाँ वर्ड हमारा क्या आ रहा है, एग्रीगेट आ रहा है। और एग्रीगेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना एक दूसरे में आपस। तो इकट्ठा हो रहा है कहाँ पे, डीफ्लोक्यूलेटेड में तुम्हारे अलग अलग पार्टिकल्स थे, फ्लोक्यूलेशन थी। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमारे पार्टिकल अपने आप को इकट्ठा करके फ्लोक्यूल्स बना रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेशन। डिस एग्रीगेशन तो हमारा अलग ही हो गया एग्रीगेशन का, और सभी हमारे हैं नहीं। अब हमारा 12th आता है, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज इज देयर। तो अभी मैंने ये बताया कि पार्टिकल साइज अगर हम छोटा कर देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है और वो चीज़ क्या करती है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज वाला सीन हो जाएगा। 13th हमारा आता है, डेट ऑकर्स बाय ग्रोथ एंड एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल इन द प्रेसिपिटेट इन सस्पेंशन। तो अगर आप इस चीज़ को एक वर्ड से देखो, प्रेसिपिटेट वर्ड आ गया, यही आपका जो है इसका आंसर देने वाला है। तो प्रेसिपिटेट आप कैसे समझोगे, मान लो ये आपका ये है, अब अगर इसमें सस्पेंशन हमारा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, नीचे हमारे सारे पार्टिकल बैठ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर ये केक फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हमारे सब्सटेंस अनस्टेबल। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, केकिंग। यानी कि केकिंग में क्या है, केक हमारा नीचे स्टेबल वो होता है, बैठ जाता है, उस केकिंग की वजह से हमारी जो एग्रीगेशन हो जाती है पार्टिकल में और ये चीज़ हमारी अनस्टेबल कर देती है इस चीज़ को। 14th हमारा आता है कि व्हेन फ्री एनर्जी अप्रोच जीरो। तो फ्री एनर्जी जब हमारी जीरो होगी तो हमारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली। तो ये मैंने बताया कि अगर हमारी फ्री एनर्जी हमारी बढ़ती है तो हमारा जो कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर हम फ्री एनर्जी को बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे कम, तो हमारी स्टेबिलिटी भी नॉर्मल आ जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि अगर फ्री एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है, फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फ्री एनर्जी बढ़ रही थी तभी वो कंपाउंड हमारा क्या था, अनस्टेबल था। 14th हमारा आता है, डेट इज ड्यू टू हाई रिपल्सिव फोर्स। तो हाई रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, तो अगर मैं सिंपल कहूँ कि मान लो ये पार्टिकल्स है हमारे इसके अंदर, अगर ये पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स बन जाए, एक दूसरे को आपस में खींचने लग जाए तो एक फ्लोक्यूल्स बना लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इनका रिपल्सिव फोर्स बन जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इधर उधर भगाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब ये पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, हमारे सभी के सभी पार्टिकल बिखरे रहेंगे और जितने ज़्यादा ये बिखरे रहेंगे, दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा ये हमारे क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। और ये चीज़ हमारी कहाँ पे होती है, डीफ्लोक्यूलेशन में होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डीफ्लोक्यूलेशन इज ड्यू टू हाई रिपल्सिव एनर्जी। 16th हमारा आता है, लार्ज पार्टिकल आर सेटल डेट एज कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपसे पूछा जाए कि हमारे लार्ज पार्टिकल है आपके सामने, एक आपके स्मॉल पार्टिकल है, आपसे पूछा जाए कौन से पार्टिकल हमारे सेटल डाउन जल्दी होंगे, तो आप आंसर क्या देंगे कि भाई बड़े पार्टिकल है वो हमारे जल्दी नीचे बैठ जाएंगे छोटे पार्टिकल के मुकाबले, क्योंकि बड़ी चीज़ पे हमारी ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी और उसका सेडिमेंटेशन रेट हमारा ज़्यादा होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए आप,
सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, फास्टर, यानी कि जो हमारा सेटल रेट है वो हमारा लार्ज पार्टिकल का फास्ट होगा नीचे। 17th हमारा आता है कि एट हाई जीटा पोटेंशियल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल दैट इज देन द अट्रैक्टिव फोर्स। तो जीटा पोटेंशियल में हमारा क्या होता है कि जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है वो हमारा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि जीटा पोटेंशियल एक्चुअल में हमारा कब आता है, जब हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है। और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारी कब बनती है ये भी हमको पता है, जब हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं और वो पूरे कंपाउंड में बिखरे रहते हैं और वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। 18th हमारा आता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल इज। तो हमारा जो चार्ज प्रेजेंट है सस्पेंडेड पार्टिकल पर वो हमारा कौन सा होता है। तो अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हमारी ये सिस्टम आता है और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हमारा क्या आता है, जीटा पोटेंशियल। और यही हमारी चीज़ क्या हो जाती है, जो हमारे पार्टिकल को स्टेबल करने में चार्ज वगैरह जितना रेटेड है वो हमारे जीटा पोटेंशियल के अंदर यहाँ पर आ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीटा पोटेंशियल। 19th हमारा आता है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ एक्सपीरियंस लाइट। तो अगर आपके सामने ये कंपाउंड है और ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं, तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है इसकी अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी तो आप इसमें से क्या ऐड करेंगे, सोचिए आप लोग। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, शुगर, यानी कि जहाँ हम शुगर के पार्टिकल, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने एक गिलास सिंपल सादा पानी लिया, एक गिलास आपने पानी लिया जिसमें आपकी क्या है, चीनी मिला हुआ पानी है, तो आपको किसमें डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, शुगर वाले पार्टिकल में। तो वही इसका क्या है, राइट आंसर है शुगर। अब हम देखते हैं 20 हमारे यहाँ पर आता है ब्राउनियन मूवमेंट दैट डज द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो ब्राउनियन मूवमेंट हमारा क्या करता है एक्चुअल में, तो अगर आपको याद हो तो जैसे ये हमारे पार्टिकल हैं और यहाँ पर ये पार्टिकल, इनके बीच ब्राउनियन मूवमेंट लगता है तो ये इस तरह जिगजैग मोशन में मूव करने लगते हैं और जब इनके बीच में ये आपस में एक दूसरे टकराते हैं तो इसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है और ये पार्टिकल हमारे पूरे में डिस्पर्ज रहते हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा ब्राउनियन मोशन है वो सेडिमेंटेशन रेट के साथ क्या करता है, तो अगर ये हमारे स्टेबल रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, तो भाई ये नीचे बैठने की जो हमारी चीज़ है, इसकी सेडिमेंटेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस, क्या होगा हमारा, रिड्यूस, यानी कि ये हमारे रिड्यूस करते हैं सेडिमेंटेशन रेट को। 21 हमारा आता है डेट डैश टाइप्स ऑफ सस्पेंशन आर मोर लाइकली सस्पेक्टेबल टू केक फॉर्मेशन। तो ये चीज़ हमने अपने सबसे पहले पढ़ी थी कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड में कौन सा पार्टिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या था, फ्लोकुलेटेड। इसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे फ्लोकुलेटेड में जो केक फॉर्मेशन था वो हमारा सबसे कम हो रहा था, लेकिन जो डीफ्लोकुलेटेड था इसमें हमारा केक फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीफ्लोकुलेटेड, यानी कि डीफ्लोकुलेटेड में हमारा केक फॉर्मेशन हो जाता है। 22 हमारा आता है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, तो फ्लोकुलेटेड में हमारे पार्टिकल साइज इस तरह होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, तो भाई बड़े पार्टिकलों का हाई होता है, सिंपल सी बात है। 23 हमारा आता है सेडिमेंटेड डीफ्लोकुलेटेड में। तो आप इसका तो सिंपल ही आप लोग सोचिए, बाकी सिंपल क्या है कि डीफ्लोकुलेटेड में हमारा स्लो होगा उसके मुकाबले। 24 हमारा यहाँ पर आता है, अब समझने की बात आती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लोकुलेटेड विद डेड चार्ज इलेक्ट्रोलाइट विल बी कंपेरेबल विद गम। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपाउंड हमारा फ्लोक्यूल्स बना रहा है उसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स हमारे इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, यानी कि वो एक दूसरे को जुड़ रही हैं। तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अगर पार्टिकल्स है तो वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोलाइट के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब हम देखते हैं 25 हमारा है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर मैं आपको एक सिक्का दूं और वो अगर आप पानी के ऊपर रखेंगे, पानी ये भरा है, मान लो वाटर में आपने रखा तो वो सिक्का तुरंत नीचे चला जाएगा। अब मैं आपको ऑयल में दूंगा तो थोड़ा सा स्लो जाएगा, और अगर मैं आपको ये हनी शहद में रख दूं तो ये हमारा नीचे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो भाई उसमें सेडिमेंटेशन रेट वो हमारा क्या होगा, सबसे कम। तो यहाँ पर सिंपल क्या पूछा कि अगर हम सेडिमेंटेशन रेट है वो अगर हम डिक्रीज कैन भी डिक्रीज हो जाएगा अगर हम विस्कोसिटी को क्या करें, तो अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे तो हमारा सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला। तो अब हमारा 26 क्वेश्चन आता है, इन द एवोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन वी स्टडी फॉलोइंग सेडिमेंटेशन पैरामीटर। तो जब हम सस्पेंशन का एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन कितना अच्छा है और हम इसका कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एक्चुअल में क्रैकिंग हमारा एक तरह से पैरामीटर तो है एवोल्यूशन का, लेकिन हमको सेडिमेंटेशन वाला पैरामीटर चाहिए, सेडिमेंटेशन का। तो हमारे यहाँ पर मेन चीज़ क्या होगी, क्रैकिंग हमारा तब आता है जब हमारे पार्टिकल में इनकरेक्ट प्रॉपर इम्प्रॉपर मतलब चीज़ हो जाती है, ऑयल और वाटर हमारा या जो हम बनाते हैं वो थोड़ी कम हो जाती है और वो पार्टिकल टूट जाता है बीच में। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल सेडिमेंटेशन पैरामीटर वो हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है और डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन है। तो इनको अभी हम आगे जाके दोनों को समझेंगे। तो हमारा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी।
27 हमारा आता है डेट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। तो अभी मैंने ऐसे बताया, तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा। ये हमारे क्या है, एक फॉर्मूला है। तो राइट आंसर क्या होता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अब इसको क्या आप एक बार समझो, तो जैसे मान लो ये हमारा एक वो है सस्पेंशन है, तो यहाँ पर पहला है कि रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, यानी कि जहाँ पर हमारे कितने सेडिमेंट पार्टिकल मिले हुए हैं वो, और हमारा टोटल सस्पेंशन कितना था वो, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। पहले हमारा सेडिमेंट जो हमारे जुड़े वो कितने, और दूसरे में हमारा फाइनल सस्पेंशन, पूरा का पूरा सस्पेंशन कितना है वो चीज़। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 हम देखते हैं रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेड वॉल्यूम ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड, यानी कि अभी अभी जो हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बढ़ा था, तो वो पूछा है कि जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो फ्लॉक्यूलेटेड का अपॉन डिफ्लॉक्यूलेटेड का, तो क्या कहलाती है वो चीज़। तो आप लोग यहाँ सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब हम देखते हैं 29 वाला, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकली स्टेबल सस्पेंशन फॉलोइंग अप्रोच कैन बी फॉलोइंग जनरली। तो फिजिकली जब कोई कंपाउंड हमारा स्टेबल होता है तो उस टाइम पर हम इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए, सोचिए। बाकी से राइट आंसर हमारा क्या है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है इसका राइट आंसर है। अब हम 30 देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेडिमेंट विच इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स कैन बी, यानी कि यहाँ पर कुछ हमारे कॉम्पैक्ट सेडिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या है, जैसे हम दोबारा क्या करते हैं सस्पेंशन की शेक वेल बिफोर यूज, तो हम क्या करते हैं सेडिमेंट जो हमारे सस्पेंशन है उसको हम दोबारा थोड़ा सा हिलाते हैं और उसका हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी हमारे सेडिमेंट होते हैं जिसको रीडिस्पर्स करना है, यानी कि उसको फिर से मिलाना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो ऐसे हमारे सस्पेंशन होते हैं उसको हम किसके द्वारा प्रिवेंट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर पूछी है, सोचिए। बस का जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन, यानी कि इस चीज़ में हम क्या करते हैं, जो फ्लॉक्यूल्स हमारे बनते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर कंट्रोल कर देते हैं, और हमारे जो पार्टिकल इस चीज़ के जो हमारी चीज़ होते हैं उसको हम दोबारा से रीडिस्पर्स कर सकते हैं। 31 हमारा आता है स्ट्रक्चरल वेहिकल। जो हमारी ये चीज़ें आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा एंड में जो पार्टिकल्स होता है डिस्पर्जन मीडियम, उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा के कंपाउंड और उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं जिससे हमारे पार्टिकल नीचे नहीं गिरते। तो यहाँ पर पूछा है कि इस चारों में से कौन सी चीज़ हमारी होती है स्ट्रक्चर वेहिकल में। तो अगर सिंपल सी बात है, मान लो ये कंपाउंड है हमारा और ये हमारा कंपाउंड, अगर हम इस पर विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को पकड़ लेगा, इसको नीचे नहीं गिरने देगा। तो अब पकड़ने से वर्ड आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, इग्नोर, लीव, इंट्रैप। तो क्या वर्ड आपके सामने आया, इंट्रैप, यानी कि वो क्या करेगा, अब उसको ट्रैप कर लेता है पार्टिकल को विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से, अब वो पार्टिकल हमारे नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, इंट्रैप। 32 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर वेहिकल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ से हम उसको क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो एग्जांपल में अगर मैं आपको बताया, तो इसमें चारों में से हमारा किसका एग्जांपल था, गम तो हमारे एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, वो हमारे वेहिकल नहीं है, वो हमारे एक्चुअल में यूज़ करते हैं इमल्सन बनाने में। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, प्रोपाइल पैराबेन, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी लिखवाया था। 33 हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एडेड टू सस्पेंशन एज डस्ट एजेंट टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल बैरियर बिटवीन द पार्टिकल। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर रहे हैं सस्पेंशन में, जिससे इलेक्ट्रिकल बैरियर जो हमारे हैं वो कम हो रहा है, हमारे पार्टिकल वहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। तो सोचिए इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स। 34 हमारा यहाँ पर आता है फॉलोइंग थिकनिंग एजेंट्स आर अप्लाइड टू फॉर्म स्ट्रक्चर वेहिकल। तो इसमें से कौन सा हमारा थिकनिंग एजेंट्स है जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रक्चर वेहिकल। स्ट्रक्चर वेहिकल हमारा क्या चीज़ है, यानी कि वही चीज़ है जिसका हम विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं अपने डिस्पर्जन मीडियम की, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सोचिए बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ट्रैगेकेंथ होगा, कि जो ट्रैगेकेंथ हमारा एक्चुअल में है वो हमारा क्या है, एज अ थिकनिंग एजेंट्स है, और हमारा वो स्ट्रक्चर वेहिकल में हम यूज़ करते हैं। 35 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है that the dash charge particle flocculated with positively charged electrolyte will be incompatible with gain। तो ऐसा आपको क्वेश्चन एक मैंने पहले भी दिया था, तो उसमें क्या था कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। 36 हमारा क्वेश्चन आता है डेट द डस्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन इज मोर लाइकली टू बी अपीयर्ड एलिगेंट। तो एलिगेंट वर्ड से अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ वर्ड आता है कि किस तरह के हमारी जो चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है देखने में, अपीयर्ड होती है। तो सिंपल सा बात है कि वैसे तो फ्लॉक्यूलेटेड हमारे स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कौन सा अच्छा है तो आप क्या बोलोगे, डीफ्लॉक्यूलेटेड, क्योंकि डीफ्लॉक्यूलेटेड में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो हमारे अच्छे से डिस्पर्स रहते हैं, और हम उसको बोलेंगे कि वो ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं। वो अलग बात है कि इसमें केक फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारा एक्चुअल में सस्पेंशन हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे पार्टिकल पूरे में अच्छे से डिस्पर्स रहे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एलिगेंट के नाम पे सिस्टर, एलिगेंट का हिंदी मतलब होता है शिष्ट, यानी कि शिष्टाचार, यानी कि जो सारे रूल्स रेगुलेशन माने। तो हमारा क्या हो गया, डीफ्लॉक्यूलेटेड वाला।
37 हमारा आता है क्लियर बाउंड्री बिटवीन द सेडिमेंट एंड द सुपरटेंड लिक्विड इज ऑब्जर्विंग। तो अब आपको यहाँ पर सेडिमेंट और सुपरटेंड लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह समझो कि मान लो ये हमारा एक सस्पेंशन है और ये इसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये पूछा है सुपरनेटेड लिक्विड क्या है कि मान लो ये पार्टिकल है ना, तो इसका जो हमारा ये डिस्पर्जन वाला जितना भी फेस है, ये पूरा का पूरा हमारा ये वाला फेस है, ये हमारा क्या कहलाता है, सुपरटेंड लिक्विड कहलाता है। आप ये समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर सेडिमेंट हमारे क्या है, ये वाले पार्टिकल हमारे सेडिमेंट हैं और जो इनमें जो लिक्विड का हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में डाल के, तो लिक्विड हमारा क्या है, सुपरनेटेड लिक्विड है मिलने के बाद। अब इनके बीच में क्लियर बाउंड्री हमको किस में दिखाई देगी, तो हमारे जो फ्लोक्यूलेटेड है उसमें ये पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसके ऊपर जैसे साइड वाली बाउंड्री है इसकी, यानी कि आप कह सकते हैं सॉलिड की जो बाउंड्री है लिक्विड के लिए, वो जो बाउंड्री है वो हमारी क्लियर हमें फ्लोक्यूलेटेड में दिखती है। सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेटेड। अब आपसे ये भी सोच रहा होगा डी फ्लोक्यूलेट में क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो डी फ्लोक्यूलेट में हमारे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और छोटे पार्टिकल होने की वजह से इसकी जो बाउंड्री तो वो हमको दिखेगी नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेटेड में। ठीक है। अब 38 हमारा आता है डेट इज बाउंड्री बिटवीन सेडिमेंट एंड द सुपरनेटेड लिक्विड ऑब्जर्व डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि हमारे पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि इसकी जो हमारी वो चीज़ होगी, इसकी जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री तो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि वो बाउंड्री आपको किस तरह की दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है, जो थोड़ी सी छोटी होती है वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली दिखाई देती है, तो वो हमें थोड़ी सी क्लाउडी दिखेगी। यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगी, रेड नहीं, येलो नहीं, वो हमको क्या दिखेगी, थोड़ी सी क्लाउडली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्लाउडली हो जाएगा। 39 हमारा आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इज डेटेस्ट देन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर अगर सिंपल बोला जाए थोड़ा सा नीचे गिरने की कला है। तो डीफ्लोक्यूलेटेड में हमारे पार्टिकल छोटे होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड में बड़े होते हैं। तो वही फ्लोक्यूलेटेड में सेडिमेंटेशन हमारा ज़्यादा होगा और डीफ्लोक्यूलेटेड में थोड़ा सा इसके मुकाबले कम होगा। तो हमारा इसमें भाई क्या होगा, अगर देखा जाए तो डीफ्लोक्यूलेटेड में हमारा क्या होगा, लेसर होगा हमारा फ्लोक्यूलेटेड के मुकाबले। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीफ्लोक्यूलेटेड में हमारा थोड़ा सा कम होता है फ्लोक्यूलेटेड के मुकाबले। ठीक है। 40 हमारा आता है डेट इज द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेज। तो ये एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर हमारा सॉलिड, हमारा सॉलिड फेज जो हमारे यूज कर रहे हैं उसके एकदम इक्वल हो जाता है, बराबर। तो ये सारी जो इक्वल वाली कंडीशन है वो हमारी कहाँ पे मिलती है हमको देखने को, सैचुरेटेड वाली चीज में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैचुरेटेड। ठीक है। अब 41 हमारा आता है द सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजॉल्व सॉल्यूट इन अ कंसंट्रेशन बिलो दैट रिक्वायर्ड फॉर अ सैचुरेशन। तो अब सैचुरेशन से अगर कोई चीज़ कम होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इस कंडीशन में हम और हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम और पार्टिकल जो है ऐड कर सकते हैं। 42 हमारा आता है द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विद द सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल आपस में ऐड होते हैं तो ये हमारी प्रोसेस सॉल्वेशन कहलाती है। ये हमने जो है 3rd सेमेस्टर में देखा था। एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते भी आप लोगों के लिए आ जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी जो है तैयार रहना पड़ेगा। 43 हमारे लिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अट्रैक्टिव फोर्स विच में ऑकर्स इन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। तो इन तीनों में हमारा कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव काम करता है। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पास रखने वाला। तो ये पार्टिकल अगर एक दूसरे को पास करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तभी तो भाई आपस में एक दूसरे को पास रख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। 44 हमारा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मतलब कुछ आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। तो जहां पर पूछा गया है कि एक हमारे सॉल्यूशन है जिसमें हमारी इक्वेशन आती है स्कैटर्ड हिल्डेब्रांड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है आपको, मैंने वैसे पढ़ाई नहीं है अपने सिलेबस में, इसको थोड़ा सा अलग था। तो आपको जो है इसको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको इसके बारे में पहले तो इन चारों में से आपको राइट आंसर दिखाना है किसके लिए है, और इसका जो कमेंट्स में आपको आंसर लिखना है। फिर आपको ये भी बताना है किसने की थी, कब की थी, क्यों की थी। ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको बताना है। आज से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप गूगल पे इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कभी इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझो कि 44 का आपको आंसर जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। 45 हमारा आता है फ्लोक्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लाइट फ्लफी एग्रीगेटेड हेल्ड टुगेदर बाई फिजिकली डेड। तो अगर आपको याद हो कि जितने भी हमारे फ्लोक्यूल्स पार्टिकल होते हैं तो ये आपस में जो जुड़ते हैं ना वो वीक फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। और यहाँ बात की जाए तो वीक फोर्स हमारा कौन सा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स होगा। क्योंकि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमको कह दिए H2O पूरा का पूरा चाहिए, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ देखते हैं 46 हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इन एमल्सन द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज फाउंड टू बी नेगेटिव, इट मीन्स दैट द क्रीमिंग इज। तो अगर किसी की जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो अगर नेगेटिव आती है तो वहाँ पर क्रीमिंग क्या होगी।
तो क्रीमिंग आपने देखा था क्या हो रहा था कि हमारे जो पार्टिकल्स है जैसे ये है, तो जो हमारे ऑयली वाले पार्टिकल्स हैं वो एक हमारे ऊपर आ रहे थे वो हमारी अपवर्ड थी, एक हमारे पार्टिकल नीचे आ रहे थे वो हमारी क्या थी डाउनवर्ड थी। तो अगर सेडिमेंटेशन जो हमारे हो रहा था नीचे के नहीं कला वो हमारी नॉर्मल होती तो भाई नॉर्मल चलते मिक्स, लेकिन यहाँ क्या है निगेटिव में है, यानी कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट हमारा बहुत कम है, तो इसमें जो हमारी पार्टिकल की वो चीज़ होगी वो हमारी कहाँ हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं 47 की, द HLB रेंज ऑफ एन इमल्सीफायर एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल। तो यहाँ आपको इमल्सीफायर वैल्यू बतानी है वाटर इन ऑयल की, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 3/6। 48 हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 48 हमारा क्वेश्चन है एन इमल्सन विद इन इमल्सन इज डिजाइंड एज। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो तो ये हमारा मल्टीपल इमल्सन वाला सील है, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा इमल्सन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा इमल्सन है वो एक्चुअल में राइट है। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है कि भाई ऑयल वाटर में गया फिर वाटर वाला वाटर में कैसे मिलेगा, वो तो सेम फेज हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर बात करते हैं वाटर हमारा ऑयल में गया फिर वो ऑयल हमारा वाटर, तो ये भी सेम फेज हो जाएगा गलत। यहाँ पर हमारा वाटर ऑयल में गया तो एक फेज, लेकिन ऑयल ऑयल में जाएगा तो सिंगल फेज हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या है वाटर, कि पहले हमारा वाटर ऑयल में गया फिर हमारा ऑयल एक और अलग वाले फेज में गया वाटर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। आपने देखे होंगे 2-3 तरह के थे, एक वाटर इन ऑयल इन वाटर और एक हमारा ऑयल इन वाटर इन वाटर ऑयल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 49 हमारा है द एन इमल्सीफायर इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल इफ इट इज सॉल्युबल इन। तो हमारा जो इमल्सीफायर है वो हमारा आइडियल कब कहलाएगा, जब वो हमारा क्या होगा सॉलिड। तो हमारे इमल्सीफायर का एक्चुअल चीज़ क्या होती है, एक ऑयल फेस होता है एक एक्वस फेस होता है, तो अगर वो दोनों में सॉल्युबल होगा तो भाई वो हमारा क्या हो जाएगा एक आइडियल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बोथ एक्वस एंड ऑयल फेस में क्या होना चाहिए वो सॉल्युबल होना चाहिए। 50 हमारा आता है इफ एन इमल्सन विच इनस्टेबिलिटी स्टेप इज प्रिवेंटेड बाई इमल्सीफायर। तो इसमें से कौन सी हमारी चीज़ है जो हम क्या कर रहे हैं इमल्सन के द्वारा यहाँ पर क्या हम बचा रहे हैं इमल्सीफायर का यूज़ करके। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग सोचिए, बाकी इसका राइट आंसर क्या है कोएरेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो ऑयली पार्टिकल है वो आपस में क्या हो रहे थे मिक्स हो जाते हैं स्टिकी नेचर की वजह से। तो यहाँ अगर हम इमल्सीफायर का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है सभी को बराबर जो है मिलाकर रखता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका होमवर्क वाला 51। तो यहाँ पूछा है कि फॉर एन इमल्सन ऑफ वेट ऑफ ऑन ऑक्सीजन वेट बाई ऑयल इमल्सन द कोएल्सन रेट ऑफ। तो यहाँ एक तरह से आपको कंपैरिजन दे दिया कि किसका किससे कम है, तो यहाँ आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद आप बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक आपके लिए होगा यहाँ पर 44 और एक आपके लिए होगा 51। तो इन दोनों के आंसर जो आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं क्या है कैसे, चाहे आप सर्च भी कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसकी जो नोट्स वगैरह होंगे और वीडियोज होगी सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा। और जो इसकी PDF है वो आप वेबसाइट के अंदर जाइए और वहाँ स्क्रॉल करके आपको जो है MCQ वाला बी फार्मेसी MCQs मिलेगा, तो MCQ में जाइए वहाँ आप ओपन कीजिए और वहाँ 4th सेमेस्टर का आपको स्पेशल मिल जाएगा, तो वहाँ पर इसकी आपको जो है PDF मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में अपडेट कर दी जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।